Good morning students and my dear friends. Today is 7th of December 2023 Thursday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। बेसिक वर्जन दोनों ही न्यूज़पेपर का सबके लिए फ्री है। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज अ बुक इज लाइक अ गार्डन दैट कैन बी कैरीड इन योर पॉकेट। आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस है, बिजनेस स्टैंडर्ड की 16 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस है और आज के डिस्कशन में हम 13 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, सेबी नोटिस टू एफपीआईज इन हिंडनबर्ग सागा। तो स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अप्रॉक्सीमेटली 12 फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को नोटिस सेंड किया है। कौन सा नोटिस? शो कॉज नोटिस सेंड किया है। कैसे इन्वेस्टर्स को? स्पेशली ऐसे फॉरेन इन्वेस्टर्स जिनका अडानी ग्रुप की कंपनीज में एक बड़ा शेयर है या जो अडानी ग्रुप में जिनका बड़ा एक्सपोजर है। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये शो कॉज नोटिस किस लिए सेंड किया गया है? तो बेसिकली स्टॉक मार्केट रेगुलेटर ने ये शो कॉज नोटिस इसलिए सेंड किया है ताकि अडानी ग्रुप के कंपनीज के जो ट्रू ओनर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। तो जो सेबी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उस इन्वेस्टिगेशन के चलते 12 फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को शो कॉज नोटिस सेंड किया गया है, जिसमें सेबी ने क्लियरली मेंशन किया है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो फेल हुए हैं अपनी इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली, ओनरशिप इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करने में। यानी जो उनका अल्टीमेट बेनिफिशरीज हैं जिन्होंने उन एफपीआईज के थ्रू इन्वेस्ट किया है अडानी ग्रुप की कंपनीज में, उनका डिस्क्लोजर, जो एक्चुअल बेनिफिशरीज हैं उनका डिस्क्लोजर नहीं हुआ है। और इसी के चलते सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने अडानी ग्रुप के 12 से ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनको नोटिस सेंड किया। और हम सभी को पता है कि जो यूएस शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद जो अडानी ग्रुप्स पर जो स्टॉक मैनिपुलेशन के जो एलिगेशन लगे थे उसके बाद से सेबी ने ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया था। हालांकि अडानी ग्रुप ने किसी भी तरह के एलिगेशन को रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन फिलहाल जो सेबी ने नोटिस सेंड किया उसके तहत सेबी स्पेशली जो बेनिफिशियल ओनरशिप है या जो अल्टीमेट बेनिफिशरीज हैं उस पर्टिकुलर ओनरशिप के उनकी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने की बात कही है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से। सो दिस इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस टू एफपीआई इज सिंपली द इंडिकेशन दैट सेबी हैज कंप्लीटेड इट्स प्रोब इनटू एलिगेशन और फाइनल कंक्लूजन पर पहुंच गई और इसीलिए इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को नोटिस भी सेंड किया जा रहा है। लेट अस सी कि कब सेबी इसको लेकर के फाइनल कंक्लूजन अपना देती है इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर के। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप जो कि पेज नंबर 1 पर ही दी हुई है, IMF फॉर डेट स्वैप local fundraising in climate action. IMF stands for International Monetary Fund. So International Monetary Fund is keen for debt for climate swaps. तो IMF जो है वो डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स के लिए बहुत ज़्यादा कीन है। क्यों? क्योंकि IMF का जो अप्रोच है इस तरह के स्वैप्स को लाने का वो सिंपल यही है कि ऐसे कंट्रीज़ जहाँ पर क्लाइमेट रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं जिनको फंडिंग अवेलेबल नहीं हो रही है, ऐसे कंट्रीज़ जो कि इस तरह के क्लाइमेट रिलेटेड एक्शंस में फंडिंग की वजह से स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, उन कंट्रीज़ को, स्पेशली इस कैटेगरी में डेवलपिंग कंट्रीज़ ही आते हैं, उन कंट्रीज़ को प्रॉपर फंडिंग फैसिलिटी अवेलेबल कराना थ्रू दिस डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स। अच्छा, ये स्वैप्स कैसे काम करेंगे? तो बेसिकली जो डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स है, ये जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो डेट लिया है क्लाइमेट रिलेटेड एक्शन से, उस डेट को एक्सचेंज कर देंगे। किससे एक्सचेंज कर देंगे? अगर वो कंट्री किसी भी तरह का पॉलिसी कमिटमेंट करता है टूवर्ड्स द क्लाइमेट। So these innovative swaps can help the indebted government to get access to funding for climate change related action. It means अगर वो कंट्री किसी भी तरह के पॉलिसी कमिटमेंट लेकर के आता है या टारगेट या एम्बिशन लेकर आता है जहाँ पर किसी तरह के क्लाइमेट या एमिशन को कम करेगा, तो उसके एवज में, उसके बदले में प्रोबेबली जो है वो जो डेट है वो एक्सचेंज कर लिया जाएगा। तो इसीलिए इसको डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स की बात
का नाम दिया गया है। तो अब क्या कर रही है आईएमएफ इनिशियली जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं इमर्जिंग और डेवलपिंग कंट्रीज़ के, उनको डिवाइस कर रही है कि कौन कौन से ऐसे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जो कि यूज़ किए जा सकेंगे इस तरह के क्लाइमेट एक्शन को लेने के लिए और डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स को आगे इम्प्लीमेंट करने के लिए। हालांकि अभी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला तो नहीं आया है इस स्वैपिंग पर, बट अभी आईएमएफ फिलहाल के लिए इनिशियल स्टेज पर है और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो अब जो डेवलपमेंट बेस्ड जो बैंक्स हैं वो क्लाइमेट रिलेटेड फंड, क्लाइमेट रिलेटेड डेट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। डीकार्बोनाइजेशन इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर कंट्रीज विच हैव द हाई डेट लेवल। तो इसीलिए अब ऐसे कंट्रीज जिन पर कर्जा ज़्यादा है, अगर वो किसी भी तरह का क्लाइमेट रिलेटेड टारगेट सेट करते हैं, कमिटमेंट करते हैं, पॉलिसी कमिटमेंट करते हैं, तो प्रॉबेबली उनको क्लाइमेट रिलेटेड एक्शंस के लिए फंड रेज करना ज़्यादा आसान हो जाएगा थ्रू दिस डेट फॉर क्लाइमेट स्वैप्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ईयू लिकर कंपनीज फॉर 50% कट इन टैरिफ। हम सभी जानते हैं जैसे कि इंडिया यूके का एफटीए नेगोशिएशन चल रहा है, इसी तरह से इंडिया ईयू के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन कर रहा है। और जो सबसे कुछ इंपॉर्टेंट बॉटलनेक इश्यूज इस नेगोशिएशन में भी हैं। और अगर एक इशू की बात करें तो दैट इज लिकर। तो एज पर द करंट इंफॉर्मेशन, यूरोपियन यूनियन ने इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया है या इंडियन गवर्नमेंट पर प्रेशर दिया है कि वो इंडिया में जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जो इंपोर्ट टैरिफ लगता है यूरोपियन लिकर पर, यूरोपियन लिकर प्रोडक्ट्स पर, उसको रिड्यूस कर दिया जाए। तो अप्रॉक्सीमेटली 50% यानी आधा रिडक्शन मांगा है। जितनी इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है उसको हाफ करने की बात कही है यूरोपियन यूनियन ने। और करंटली अगर हम यूरोपियन लिकर जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या यूरोपियन जो स्प्रिट है उसका अगर इंडिया में शेयर देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5% इंडिया के टोटल लिकर कंजप्शन का, टोटल लिकर इंपोर्ट का कॉन्स्टिट्यूट करती है यूरोपियन स्प्रिट। अप्रॉक्सीमेटली 385 मिलियन केसेस हमें 2022 में देखने को मिले। और अभी इस 2.5% या बोल सकते हैं यूरोपियन लिकर पर कितनी ड्यूटी लगती है, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है 150% की का टैरिफ या इंपोर्ट ड्यूटी अप्रॉक्सीमेटली इंपोर्टेड लिकर पर इंडिया लगाता है। तो इसी ड्यूटी को रिड्यूस करने की बात कर रहा है यूरोपियन यूनियन इनटू दिस इंडिया ईयू फ्री ट्रेड नेगोशिएशन। हालांकि इंडिया का कहना है कि स्टेट सब्जेक्ट है, बहुत सारे रेगुलेटरी और स्टेट लेवल के हर्डल्स इस पर्टिकुलर डिसीजन में आ सकते हैं। तो फिलहाल इंडिया के साइड से कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं दिया गया है कि इस तरह का कोई ड्यूटी रिडक्शन किया जाएगा। इसके अलावा एक तो ये बात हो गई टैरिफ रिडक्शन की, इसके अलावा जो यूरोप है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपीआर और जियोग्राफिक इंडिकेशन के बेसिस पर भी जो लिकर्स हैं उनके प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। तो लिकर को लेकर के जो लिकर एक बहुत कंटेंशियस इशू है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के एफटीए नेगोशिएशन में। तो फिलहाल के लिए दो चीज़ों की डिमांड करी है यूरोपियन यूनियन ने, एक टैरिफ कंट्रोल की, एक आईपीआर और जीआई टैग प्रोटेक्शन की। लेट अस सी कि इंडिया के साइड से क्या डिमांड करी जाती है और क्या ये डिमांड एक्सेप्ट होती है कि नहीं। आप देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। ओला इलेक्ट्रिक रेसेस टू फाइल DRHP इन 2 वीक्स। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं ओला इलेक्ट्रिक जो है वो नेक्स्ट ईयर में पब्लिक होने जा रही है और उसी की प्रोसेस में वो विद इन 2 वीक्स अपना DRHP फाइनलाइज सबमिट कर देगी। DRHP क्या है? ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, जो कि किसी भी कंपनी के लिए ज़रूरी होता है अगर वो पब्लिक में अपने स्टॉक्स, अपने शेयर्स को इशू करना चाहती है। तो IPO लाने से पहले हर कंपनी को ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस जो है वो सबमिट करना। तो इसमें कई सारी डिटेल डिस्क्लोजर होती है कंपनी के परफॉर्मेंस, अप्रॉक्सीमेटली 3 से 5 साल की इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करी जाती है कई सारे इंडिकेटर्स पर। सो कंपनी इज ऑल्सो प्रेसिंग अहेड विद द एग्रेसिव रिटेल स्ट्रैटेजी। और इसी के साथ कंपनी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस जो है वो 20 दिसंबर से पहले सबमिट कर देगी, जिससे कि जो बैंकर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर सकें अपकमिंग IPO में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एफपीएस को BOB नाउ ट्रेसेस कंसेंट फॉर्म। तो रिसेंटली BOB में, बैंक ऑफ बड़ौदा में जो स्कैम हुआ था, जहां पर उनके कुछ एम्प्लॉयज़ ने
बीओबी का जो एप्लीकेशन है उसमें फर्जी के या फेक रजिस्ट्रेशन दिखाए थे जस्ट टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ और जस्ट टू शोकेस दैट द परफॉर्मेंस ऑन एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन हैज़ इंक्रीज। तो उसी को लेकर के बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो अब इन्वेस्टिगेशन उसने लॉन्च किया था। Now BOB is trying to trace the paper trail behind the recent scandal, जहाँ पर उनके एम्प्लॉयज़ ने फॉल्स साइन अप दिखाए थे थ्रू मोबाइल फ़ोन नंबर्स। अब बैंक ने बोल दिया जितनी भी ब्रांचेज हैं, टॉप मैनेजमेंट ने बोल दिया जितनी भी ब्रांचेज हैं उनसे कि कस्टमर का कंसेंट फॉर्म और रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कस्टमर ने साइन किया हो BOB वर्ल्ड ऐप को साइन करने के लिए उसको दिखाया जाए। अगर ये ब्रांचेस अगर इस तरह के फॉर्म नहीं प्रोड्यूस कर पाती तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ को ट्रेस कर पाना बहुत ज़्यादा आसान होगा। लेट अस सी कि ये इन्वेस्टिगेशन अभी कहाँ तक जाता है। आप देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल, पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, गवर्नमेंट लिमिट्स एडिशनल स्पेंडिंग एट 58,378 करोड़। तो सप्लीमेंट्री डिमांड्स जो है, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के फर्स्ट ट्रांच में फाइनेंशियल ईयर 24 का जो सप्लीमेंट्री डिमांड है उसको ग्रांट करने के फर्स्ट ट्रांच में जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो फिस्कल प्रूडेंस को अडॉप्ट कर रही है। क्यों अडॉप्ट कर रही है? सिंपली नेक्स्ट ईयर 24 में जनरल इलेक्शन शेड्यूल है तो गवर्नमेंट नहीं चाह रही किसी भी तरीके से फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट रखा गया है वो ब्रीच हो। And for that, government is adopting the fiscal prudence ahead of this 2024 general election। और इसीलिए यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वेडनेसडे को पार्लियामेंट से जो एडिशनल ग्रॉस स्पेंडिंग के लिए जो अप्रूवल लिया है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.29 ट्रिलियन का लिया है, जिसमें से 58,378 करोड़ का नेट कैश आउटफ्लो इन्वॉल्व है। तो दिस इज द फर्स्ट ट्रांच ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स। और अगर इसको हम पिछले साल से कंपेयर करें तो पिछले साल यूनियन गवर्नमेंट ने जो ग्रॉस एडिशनल एक्सपेंडिचर के जो अप्रूवल लिया था वो अप्रॉक्सीमेटली 4.36 ट्रिलियन का था, जिसमें जो कैश आउटफ्लो था वो 3.25 ट्रिलियन था। बट इस बार आप देखें तो सिग्निफिकेंट रिडक्शन हमें देखने को मिल रहा है। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 4.36 ट्रिलियन सप्लीमेंट्री ग्रांट का अप्रूवल लिया था, इस बार केवल 1.29 ट्रिलियन का। रीजन सिंपल है, फिस्कल प्रूडेंस के लिए, फिस्कल डेफिसिट टारगेट बीच ना हो इसलिए। But the government will present the second tranche of supplementary demand for the grants during the budget session in February। तो फरवरी में दूसरा जो ट्रांच है यानी दूसरी जो फेज है सप्लीमेंट्री डिमांड की वो भी रखी जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं रखेगी, सिंपली ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है क्योंकि नेक्स्ट ईयर जनरल इलेक्शन है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट की स्कीम्स देखें, स्पेशली जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जहाँ पर फूड सब्सिडी और रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो स्कीम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत है, उन सबका फंड लगभग ड्राई हो चुका है। तो लेट अस सी कि गवर्नमेंट किस तरीके से इसको ऑफसेट करती है, स्पेशली रूरल जॉब गारंटी को। द गवर्नमेंट हैड प्रीवियसली टेकन एन एडवांस ऑफ 10,000 करोड़ फॉर दिस मनरेगा स्कीम फ्रॉम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। लेट अस सी कि आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से फिस्कल प्रूडेंस को और ज़्यादा, स्पेशली सेकेंड ग्रांट जो कि फरवरी में, सेकेंड सप्लीमेंट्री ग्रांट जो कि फरवरी में प्रेजेंट करी जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रॉस एडिशनल एक्सपेंडिचर and net cash outflow, first supplementary demand in financial year 23, second supplementary demand in financial year 23 and this is the first supplementary demand in financial year 24 और second जो है वो फरवरी में प्रेजेंट करी जाएगी। then you can compare it, you can simply see कि कितना रिडक्शन हमें देखने को मिल रहा है और रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ फिस्कल प्रूडेंस, फिस्कल कंसोलिडेशन, फिस्कल डिसिप्लिन के लिए किया जा रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। नेक्स्ट स्पेक्ट्रम ऑक्शन लाइकली इन फरवरी। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डॉट ने इंफॉर्मेशन दी है कि जो स्पेक्ट्रम है, जो बचे कुचे स्पेक्ट्रम है, उनका जो नेक्स्ट ऑक्शन है वो लेट फरवरी 2024 में होगा, यानी नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में देखने को मिलेगा। और बैंड्स तो फिलहाल के लिए जो डॉट है वो एंटिसिपेट कर रहा है कि 600 के मेगाहर्ट्ज के लोएस्ट बैंड से स्टार्टिंग करी जाएगी और इसमें वो सारे लाइसेंस भी वो सारे बैंड भी इंक्लूड किए जाएंगे जिनका लाइसेंस जल्दी खत्म होने वाला है। तो जिनका लाइसेंस खत्म हो रहा है वो स्पेक्ट्रम भी इंक्लूड किए जाएंगे और जो बचे हुए हैं 2022 के ऑक्शन से उनका भी हमें उन स्पेक्ट्रम्स का भी ऑक्शन हमें देखने को मिल सकता है फरवरी 2024 में। हालांकि ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट इस पर्टिकुलर प्रोसेस को लेकर के नहीं है कि किस तरीके से किया जाएगा, लेकिन जो अंडर वर्क है वो ऑलरेडी चल चुका है या हम बोल सकते हैं स्टार्ट हो चुका है।
और कुछ जो नए बैंड्स हैं जिनका ऑक्शन नहीं हुआ था उनके लिए ट्राई अभी जो है वो प्राइस रिकमेंडेशन देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट रिन्यूएबल प्रोसेस एज वेल एज द रीलॉन्चिंग और री-ऑक्शन प्रोसेस। आप देख सकते हैं ईयर बाय ईयर टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने कितना रिवेन्यू जनरेट किया है थ्रू द ऑक्शन ऑफ दीज पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम्स। आप देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडियन बैंक्स प्रॉफिट टू राइज ऑन लोअर प्रोविजनिंग मूडीज। तो मूडीज ने जो इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री है, जो इंडियन बैंकिंग सेक्टर है, उसके लिए कुछ अपने फोरकास्टिंग करी है, कुछ एनालिसिस करी है और एक रिपोर्ट जो है वो मूडीज ने पब्लिश करी है। और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडियन बैंक्स हैं वो नेक्स्ट ईयर हायर प्रॉफिट रजिस्टर करेंगे। और ये हायर प्रॉफिट क्यों होगा इसका रीज़न भी बताया है मूडीज ने। मूडीज के अकॉर्डिंग जो बैंक्स हैं दे आर डूइंग लोअर प्रोविजनिंग, और इसके अलावा जो रिटेल क्रेडिट सेगमेंट है उसमें भी हमें रोबस्ट ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री विल क्लॉक द हायर प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर। अपार्ट फ्रॉम इट अगर हम एशिया पैसिफिक रीजन्स को देखें, एशिया पैसिफिक रीजन में बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी को देखें, तो अब जो बैंक्स हैं जो एशिया पैसिफिक रीजन में जितने कंट्रीज हैं उनमें जो बैंक्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनकी फाइनेंशियल साउंडनेस, उनका प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है, क्योंकि जो कोविड-19 पैंडेमिक आई थी उसके इम्पैक्ट से नाउ बैंक्स आर गेटिंग रिकवर्ड। इसके अलावा स्टेबिलिटी जिस तरह से सेंट्रल बैंक्स ऑफर कर रहे हैं, कैसे स्टेबिलिटी ऑफर कर रहे हैं? सिंपली सेंट्रल बैंक क्या कर रहे हैं, भी जो पॉलिसी रेट है उसको पॉज रखे हुए हैं और स्टेबल प्रोविजनिंग एक्सपेंसेस मेंटेन करने की बात कही है। सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो इस समय स्टेबल पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहे हैं जिसका इम्पैक्ट बैंक्स पर हमें प्रॉफिटेबिलिटी और उनकी फाइनेंशियल हेल्थ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि चाइना को लेकर के मूडीज का स्पेकुलेशन ये है कि जो चाइनीज बैंक हैं दे में फेस चैलेंजेस एज दे आर ग्रैपल विद द फर्दर कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू लोन रीप्राइसिंग। तो जो हमें वाइड स्प्रेड कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं चाइना के स्लो डाउन का, उसकी वजह से जो चाइनीज़ बैंक्स हैं उनके लिए चैलेंजेस हो सकते हैं अपकमिंग टाइम में। लेकिन फिलहाल इंडियन बैंक्स जो हैं दे विल क्लॉक ऑन हायर नेट प्रॉफिट। अब देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। पीई फर्म्स कैश आउट एमिड मार्केट सर्ज। तो स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक लिक्विडिटी सपोर्ट और अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट की वजह से, मार्केट बायोंसी की वजह से जो ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, पीई फर्म्स हैं, दे आर सक्सेसफुली ऑफलोडिंग देयर लार्ज इक्विटीज इन इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज। तो जो पीई फर्म्स हैं, स्पेशली फॉरेन पीई फर्म्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया था डोमेस्टिक कंपनीज में हैविली, वो फिलहाल के लिए अब अपने स्टेक को ऑफलोड कर रहे हैं। सो दे आर एक्चुअली रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ बॉयंस कंडीशन, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक लिक्विडिटी सपोर्ट एंड अपवर्ड ट्रेंडिंग मार्केट। तो इन कुछ फैक्टर्स की वजह से अगर हम देखें तो डजन ऑफ प्राइवेट इक्विटी फर्म एग्जिट और अप्रॉक्सीमेटली $2.5 बिलियन वर्थ का एग्जिट हमें देखने को मिल रहा है। तो जब बड़ी बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स थी जिन्होंने इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट किया था उन्होंने रिसेंटली अपने लार्ज स्टेक्स जो हैं वो सेल किए हैं। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट, कौन कौन सी कंपनीज में ये ऑफलोडिंग की प्रोसेस हमें देखने को मिल रही है, किस किस पीई फर्म्स के थ्रू। हालांकि इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। अडानी ग्रुप एंड अडानी विलमार्ट रीच आउट टू पीईज फॉर जेवी स्टेक सेल। तो अडानी ग्रुप और सिंगापुर विलमार्ट इंटरनेशनल आर लर्न टू हैव अप्रोच सेवरल पीई फर्म्स। किस लिए पीई फर्म्स को अप्रोच किया जा रहा है? टू सेल पार्ट ऑफ देयर स्टेक इन कंज्यूमर स्टेपल ज्वाइंट वेंचर अडानी विलमार्ट। तो अडानी विलमार्ट जो एक ज्वाइंट वेंचर था जहां पर अडानी ने और विलमार्ट ने जॉइंटली इन्वेस्ट किया था, उसमें एक लार्ज स्टेक को सेल करने के लिए दोनों ही कंपनीज जो है वो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहे हैं और कई सारे प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स जो हैं उनसे बात भी करी जा रही है एज पर द बिजनेस स्टैंडर्ड। तो अप्रॉक्सीमेटली दोनों ही कंपनीज ने 44% का स्टेक सेल के लिए ऑफर किया है। तो कई सारी जो पी फर्म्स ने उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड को इन्फॉर्मेशन दी है कि दे आर गोइंग टू सेल द स्टेक इनटू दिस जॉइंट वेंचर। लेट अस सी के डील कब फाइनलाइज होती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। हिमाद्री प्लान्स ₹4,800 करोड़ LIN बैटरीज पार्ट्स यूनिट। तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल प्लान कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली 4,800 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आगे आने वाले 5 सालों तक हिमाद्री इज प्लानिंग फॉर 4,800
800 करोड़ इन्वेस्टमेंट। किस पर्टिकुलर फील्ड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है? सिंपली फॉर सेटिंग अप द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर प्रोडक्शन ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। तो लिथियम आयन बैटरीज, उनके कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, बहुत सारे मेजर्स प्रोवाइड कर रही है। तो फिलहाल के लिए हिमाद्री कंपनी जो है वो प्लान कर रही है कि वो सेगमेंट में अप्रॉक्सीमेटली 4800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी फॉर अपकमिंग 5 ईयर। और डेफिनेटली इंडिया के लिए भी दिस इज अ बिग बूस्ट इन केस ऑफ लिथियम आयन बैटरी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट ब्लॉक्स 100 साइट इन्वॉल्व इन जॉब स्कैम्स इलीगल इन्वेस्टमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अप्रॉक्सीमेटली 100 वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है। किस लिए ब्लॉक किया है? मिनिस्ट्री का कहना है कि दे आर इन्वॉल्व इन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कैसे? जॉब स्कैम्स और इलीगल इन्वेस्टमेंट, और कई तरह के और भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो जॉब स्कैम्स हैं, इलीगल इन्वेस्टमेंट हैं, इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को देखते हुए अप्रॉक्सीमेटली 100 वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। एंड दीज प्रोसीडिंग्स वर लॉन्डर्ड आउट ऑफ इंडिया यूजिंग द कार्ड नेटवर्क, क्रिप्टो करेंसी एंड थ्रू अदर रूट। तो इन सारे क्रेडिट कार्ड से, क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू ये फंडिंग करी जा रही थी, या ये स्कैम या स्कैंडल जो है वो किया जा रहा था। तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C ने जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के साथ, उसने ये 100 वेबसाइट जो है आइडेंटिफाई करी हैं। प्रोबेबली आगे आने वाले टाइम में हो सकता है हमें और ज़्यादा वेबसाइट्स को का ब्लॉकेज देखने को मिले। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एट फर्स्ट 16 प्राइवेट एजेंसीज कैन डू मिनरल एक्सप्लोरेशन। तो प्राइवेट एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल और डीप सीटेड मिनरल्स को प्रमोट करने के लिए पिछले कुछ टाइम से, ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है, पिछले कुछ टाइम से अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जो है मिनरल एक्सप्लोरेशन, माइंस एक्सप्लोरेशन को प्रमोट कर रही है। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले टोटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता था, लेकिन फाइनली गवर्नमेंट जो है प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको भी इन्वॉल्व कर रही है इस प्रोसेस में, जिससे कि जो हिडन ट्रेजर है इंडिया में उसको एक्सप्लोर किया जा सके। तो सो इन अ मूव टू इनकरेज द प्राइवेट एक्सप्लोरेशन, द गवर्नमेंट हैज़ फर्स्ट टाइम नोटिफाइड 16 प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम है, टाटा स्टील जैसी कंपनी के भी नाम है। और वो उन कंपनीज को अपॉर्चुनिटी दी है कि या आगे आने वाले टाइम इनको लाइसेंस दिया जाएगा कि अप्रॉक्सीमेटली जो 29 क्रिटिकल मिनरल हैं, क्योंकि 7th शेड्यूल ऑफ माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 में लिस्टेड है, उनका एक्सप्लोरेशन कर सकती है। और उसमें कौन कौन से मिनरल इंक्लूडेड हैं? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कोबाल्ट, निकेल, लेड, इस तरह के क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो 29 क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो आइडेंटिफाइड है। और उनको एक्सप्लोर करने के लिए कंट्री में 16 प्राइवेट कंपनीज को अप्रूवल दिया जा चुका है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट अलाउइंग द प्राइवेट सेक्टर टू पार्टिसिपेट into this mineral exploration process. So that is all for today, students. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.